हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 9 विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। इकाई 1 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज चलते हैं, इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कि परिवर्तन क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। उसमें देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस ये किस प्रकार के होते हैं, इनका सब हम लोग विस्तार से आज अध्ययन करते हैं। तो चलो, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो देखते हैं, आप लोग लिखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आप देखते होंगे जैसे लकड़ी टूट जाती है लेकिन वह नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन अगर वही लकड़ी जला दी जाती है क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, कोयला एवं राख। कागज को हम फाड़ देते हैं लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब उसी कागज को हम जला देते हैं तो क्या होता है, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। और देखते हैं जैसे मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक दोनों एक साथ होता है। मोम जब पिघलती है तो भौतिक परिवर्तन होता है क्योंकि मोम को हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब उसका धागा जलता है उसमें तो कैसे परिवर्तन हो जाता है, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए कक्षा 9 विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ मैं डाल दे रहा हूं कक्षा 9 विज्ञान, इसको नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो इन सब का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको देखते हैं। चलिए, आप हेडिंग डालिए, एक तरफ भौतिक और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। पहले लिख लेते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा परिवर्तन, या लिखिए इसको, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसका आकार, अवस्था, रंग, रूप बदल जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है बल्कि उसका आकार, अवस्था, रंग, रूप बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है।
ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन हमने क्या देखा, उसका आकार बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। अब जैसे पानी है, पानी को आप जमा देते हैं फ्रिज में तो क्या होता है, वो बर्फ बदल जाता है, बर्फ में हो जाता है। लेकिन उसी बर्फ को अगर हम पिघला देते हैं फिर क्या हो जाता है, पानी में मिल जाता है। तो कैसे परिवर्तन होता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब जैसे हम कोई गुलेल से आप खींच के इसको, रबड़ को खींचे रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उसी अवस्था में आ जाता है, तो भी कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इतना इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं दिख रहा तो हम इस तरफ जा रहे हैं। हो गया, चलो आगे। लिखिए रासायनिक परिवर्तन, सेकंड जो है रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। उसको जो अभी लिखाया है भौतिक परिवर्तन, वो फिजिकल चेंजेस था, केमिकल चेंजेस। अब देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है, अर्थात कोई नया पदार्थ बनता है। जब वो परिवर्तन संपन्न होता है उसके बाद क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, अर्थात कोई नया पदार्थ बनता हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक नया पदार्थ बनेगा, जैसे दूध से दही का बनना क्या हो जाता है, और रासायनिक परिवर्तन होता है। कागज का जल जाना रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती में धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। लकड़ी का जल जाना, कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है, उसमें एक नया प्रोडक्ट बनेगा और उसके रासायनिक जो केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है, उसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। यह चेंज होना ही इसका क्या होता है, केमिकल चेंजेस का एक जो है प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए चाहे, जैसे कागज का जलना और फिर दूध से दही का बनना, या प्रकाश संश्लेषण भी बोल सकते हो। प्रकाश संश्लेषण भी एक हिसाब से रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण
और भी आप बता सकते हैं लकड़ी का जलना। आप देखते होंगे लोहे में जो जंग लग जाता है, लिख लीजिए धातुओं का संक्षारण। ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। अब केमिकल चेंजेस में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, नया प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको हमने आपको बता दिया। अब दोनों में अंतर लिख लेते हैं। इतना इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ बेसिक अंतर होते हैं, उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। इसके बाद उसको नोट कर लीजिए और इसको नोट करके अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए विज्ञान में पढ़ा रहा हूँ, इकाई 1 आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो छोटे छोटे टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं। समझ में आता है तो चैनल को आप शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए, सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। एक तरफ डालिए भौतिक परिवर्तन और एक तरफ डालिए रासायनिक परिवर्तन, ऐसे। इस तरफ लिख लीजिए भौतिक परिवर्तन, और इस तरफ लिख लीजिए रासायनिक परिवर्तन। ठीक, यह हो गया भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ये भौतिक परिवर्तन है। इसमें क्या होगा? पदार्थ अगर बदल गया किसी रूप में, फिर इसके बाद क्या होता है? फिर उसी दूसरे जिस अवस्था में था, जिस रूप में था, उसी रूप में फिर वो मिल जाएगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या हुआ? पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसमें ये हो गया। परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें परिवर्तन पश्चात नया पदार्थ बनेगा। परिवर्तन के पश्चात
नया पदार्थ बनता है। ठीक, इसमें तो ये हो गया। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, नया पदार्थ हमको प्राप्त होगा। इसमें परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, भौतिक गुणों में बदलाव हो जाता है। तो परिवर्तन के पश्चात भौतिक गुण, अब जैसे रंग, रूप, अवस्था, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बदल जाते हैं। लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होंगे, परिवर्तन के पश्चात रासायनिक गुण बदल जाते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तन के पश्चात दोनों गुण बदलेंगे, भौतिक तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अब देखिए जो भौतिक परिवर्तन था उसमें क्या होगा, सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, बट नॉट केमिकल चेंजेस। इन केमिकल चेंजेस में क्या होगा, भौतिक के साथ क्या होगा, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, यानी रंग रूप बदलेगा ही, उसके साथ उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। और यह परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। यह उत्क्रमणीय होता है, यानी दोबारा हो जाती है वही क्रिया, लेकिन यह क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय होता। अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, परिवर्तन। परिवर्तन में क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और देखते हैं परिवर्तन के पश्चात इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसमें, भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है। और फिर देखते हैं परिवर्तन के पश्चात भौतिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण इसमें नहीं बदलते, किसमें, भौतिक परिवर्तन, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। और देखते हैं क्या होता है इसमें, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, कौन सा, भौतिक परिवर्तन। और जो क्या कहते हैं, ये हमारा जो रासायनिक परिवर्तन होता है यह अनुत्क्रमणीय होता है, इसमें नया प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इस तरह हम देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं आगे, तत्व। तत्व क्या होते हैं, उसके बाद और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इतना इसको नोट कर लो, काफी अच्छे से लिखे हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नोट करिए आप लोग। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हेडिंग है, आप लोग लिखिए तत्व, एलिमेंट्स। कॉपी में इसको नोट करते चलिए, नोट्स बनवाते चल रहे हैं और पढ़ते चलिए साथ में। चलो हेडिंग डालो, तत्व।
तत्व क्या होते हैं और ये कैसे बने होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करते हैं। तत्व जो होते हैं पदार्थ की संरचना में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। लिखिए तत्व एलिमेंट्स। आप सोचिए यह जो संसार बना है, यानी जो भी कुछ इस पृथ्वी पर मौजूद है वो सब तत्वों से बने होते हैं, यानी सभी में कुछ ना कुछ तत्व उपस्थित होते हैं। अब वह तत्व क्या हो सकता है, धातु हो सकते हैं, अधातु हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, यानी किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं एक तत्व क्या होते हैं। यह पदार्थ का वह मूल कण होता है जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व जो होता है पदार्थ का वह मूल कण होता है जिसे किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। रॉबर्ट बायल जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था इस तत्व शब्द का? 1661 में रॉबर्ट बायल ने शब्द का प्रयोग किया। अब सोचिए जो तत्व है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1661 में रॉबर्ट बायल वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। अब देखिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक छोड़िए, इसको लिखिए किसी भी क्रिया द्वारा किसी भी, जिसे किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी इसको और छोटे पार्ट में हम तोड़कर अलग नहीं कर सकते हैं। विभाजित नहीं किया जा सकता है। सोचिए कितना ये महत्वपूर्ण है, कितना ये स्ट्रॉन्ग है, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते किसी भी क्रिया के द्वारा। पदार्थ का मूल रूप होता है और जो किसी भी तत्व में उपस्थित जो परमाणु होंगे वो समान गुणधर्म वाले होंगे, यानी उनके जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। और इसमें केवल एक ही परमाणु उपस्थित होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, ये नहीं कि अलग अलग परमाणु होंगे। अब देखते हैं तत्व जो होते हैं साधारणता किस रूप में पाए जाते हैं। तत्वों का साधारणता धातु, अधातु, धातु, अधातु,
तथा उपधातु में एलॉय वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए जो तत्व हैं उनको क्या कई इन धातुओं, अधातुओं या उपधातुओं के रूप में हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखते हैं धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं। तो हम लोगों ने तत्वों के बारे में देख लिया, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं धातुएं अधातुओं के बारे में बताते हैं। इसको नोट कर लो, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नहीं दिख रहा है, नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से अच्छे से एक बढ़िया परिभाषा लिखा दे रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी हो और एग्जाम में अच्छे से लिख सकिए। चलिए देखते हैं धातुएं क्या होती हैं। धातुओं के गुण। अब धातुओं के गुण लिखना है। सबसे पहले लिखिए धातुएं प्रायः क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। तो लिख लीजिए चमकदार होती, यानी कोई भी धातु देखिए चमकती है। चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है, चमकने वाली धातुएं हैं। ये क्या होती है, चांदी जैसे, ये चांदी जैसी सफेद, या सोने जैसी पीली होती है। ये धातु हैं, क्या होंगी, ये चमकदार होती हैं, चांदी जैसी सफेद होंगी या सोने जैसी पीली होती हैं। और फिर देखते हैं ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक, सुचालक का मतलब इसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत का प्रवाह हो सकता है, इसीलिए सुचालक बोलते हैं, सुचालक होती है। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी ताप की सुचालक होती हैं। अब देखिए ये तन्य होती हैं, ये तन्य होती हैं। तन्य होने का मतलब क्या है, इनको खींच करके लिख लीजिए ब्रैकेट में, इनको खींच करके तार बनाया जा सकता है। क्या बनाते हैं, तार। जैसे सोने से की पतली शीट से कई किलोमीटर लंबी दूरी तक का तार बनाया जा सकता है। आप देखते होंगे एल्युमिनियम के तार आते हैं, कॉपर के तार आते हैं, ये सब क्या होते हैं, आयरन के भी वायर आते हैं जो बांधने के काम आते हैं। और एल्युमिनियम का जो वायर होता है या तार होता है, उसको विद्युत में बिल उत्पादन में, जो इसके विद्युत संचालन में इसका प्रयोग करते हैं। कॉपर का भी प्रयोग देखिए, आपके घरों में जो वायर लगे उसमें कॉपर लगा रहता है, एल्युमिनियम लगा रहता है। हाँ, इनको खींचकर तार बनाया जाता है। ठीक है, ये तन्य होती हैं, ये आघात वर्धनीय होती हैं। देखिए आगे, ये आघात यानी इसमें कितनी भी चोट करिए उसको क्या करती हैं, सह लेती हैं।
ये आघात वर्धनी होती है। देखते हैं, अगर धातुओं को पीटते हैं, पीट करके क्या चादर बनाया जा सकता है। पीट करके क्या करते हैं, चद्दर बना सकते हैं। इनको पीट करके क्या करते हैं, महीन चद्दर बनाते हैं। इनको पीट कर महीन चादर बनाया जा सकता है। अब सोचिए, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत के सुचालक होती हैं और ये आघात वर्धनी होती है। इनको पीटकर चादर बनाया जा सकता है। और फिर देखिए आगे, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, यानी इसको अगर पीटते हैं तो इसमें से ध्वनि निकलती है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, ठीक है। और देखिए धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। देख लीजिए, ये ठोस होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, पारा जो क्या होती है, पारा धातु द्रव अवस्था में होती है। जो पारा होता है Hg, इसको मरकरी भी बोलते हैं। इसको ब्रैकेट में Hg के रूप में प्रदर्शित करते हैं हम। ये धातुओं के गुण थे। धातु प्राय चमकदार होती है। ये चांदी जैसी सफेद एवं सोने जैसी पीली होती है। ये तन्य होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये आघात वर्धनीय होती है। इनको पीट करके क्या बना सकते हैं, महीन चादर बनाया जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, यानी इनको अगर पीटते हैं तो इसमें से ध्वनि निकलती है। और फिर देखते हैं, ये ठोस होती हैं, यानी इसको अगर आप दबाइए आसानी से दबती नहीं है। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, द्रव रूप में पाया जाता है। अब आगे चलिए लिखते हैं अधातुओं के गुण। अधातुओं के गुण यहाँ लिख लेते हैं, अधातुओं के गुण। थोड़ा और पास, हाँ, तो अधातुओं के गुण। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, धातुओं के गुण। अब अधातुओं के गुण देख लेते हैं। इसको नोट करिए, अधातुओं के गुण। चलिए देखते हैं। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। जो अधातु होते हैं क्या होते हैं, इनके रंग कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब होगा कि इसमें ताप और विद्युत आसान मतलब संचरण नहीं कर पाता है। ये ताप और विद्युत की कुचालक, प्रवाह नहीं होता है। ठीक है। और फिर देखिए, इनमें चमक नहीं होता है। लिख लीजिए, इनमें चमक
नहीं होती है। ये आघात वर्धनीय नहीं होती है। ये आघात वर्धनीय नहीं होंगी, न तो इसमें चमक होगी, और ये प्रतिध्वनि पूर्ण और नहीं होती हैं। ये प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी ये प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। ये हो गया। देखते हैं जैसे हाइड्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन, कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन, लिख लीजिए चाहे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोल, कोल मतलब कोयला, ब्रोमीन, ये सब क्या है? अधातुओं के उदाहरण हैं। क्लोरीन अधातुओं के, क्लोरीन इत्यादि लिख लीजिए, क्योंकि और भी हैं। इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। इस तरह हम देखते हैं धातुओं एवं अधातुओं में अंतर हो गया। और कुछ जो होते हैं धातुओं एवं अधातुओं के बीच, उसमें गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, उसको बोलते हैं उपधातु बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरान हो गया, जर्मेनियम हो गया। इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, मतलब उपधातु क्या होंगे, क्या लिख लीजिए। आप लोग लिख लीजिए उपधातुएं। उपधातु एलॉय बोलते हैं ना। देखिए ऐसे तत्व जिनमें धातुओं एवं अधातुओं के गुण यानी दोनों के गुण होते हैं, अधातुओं के गुण पाए जाते हैं, उपधातु में कहलाती है। सब मेटल्स एग्जाम्पल में, जैसे उदाहरण के रूप में अगर देख लेते हैं, अभी हमने बताया था ना सिलिकॉन, जर्मेनियम। आप लोग लिख लीजिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, तो लिख लीजिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ तत्व के बारे में पढ़े, तत्व कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया, धातुएं, अधातु, उपधातुएं क्या होती हैं, सबको विस्तार से उदाहरण के साथ हमने समझाया। तो जहाँ तक कि मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए काफ़ी ये लाभकारी होगा। इसको आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बनाने के साथ साथ इसको रिवीजन कीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे से परीक्षा में प्रदर्शित कर सकें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं इसी जोश और ताकत के साथ। ओके, बाय।